हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने देखा था संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लेक्चर नंबर 2 में। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 4th पॉइंट तक हम लोगों ने देख लिया था, आयनन एंथैल्पी तक। अब हम 5वां पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। देखिए ध्यान से। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों, जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, विभिन्न कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन वही होता है कि N-D, जो कि आपका N-D उपकोष होगा और दूसरा NS उपकोष होता है। उनके मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है आपको नगण्य यानी कि 0 के बराबर मिलता है, जिसके कारण से बंध बनाने के आधार पर ये क्या करते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो अलग अलग या परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, जिसके कारण से जितनी बंध बनाना है उतना, और अलग अलग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था को या ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सारणी बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से इसमें। अगर मैं सारणी की बात करूंगा, सबसे पहले सारणी हो जाएगी 3D श्रेणी की। 3D श्रेणी में आप देखिए आराम से क्या हो रहा है। दोस्तों, 3D श्रेणी में जैसे कि आप देखोगे तो इसमें स्कैंडियम होता है, वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब इसमें आपको दो चीज़ें मैं बताऊंगा। जिसके नीचे अंडरलाइन खींची हुई है, जिसके नीचे अंडरलाइन खींची हुई है, वो दोस्तों होगी उस संक्रमण तत्व की अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था। और जो कोष्टक में लिखी हुई है, जो कोष्टक के अंदर लिखी हुई है, वो हो जाएगी अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, यह अवस्था। तो जिसके कोष्टक में लिखी होगी वो अस्थायी होती है, लेकिन जिसके नीचे अंडरलाइन खींची होती है वो होती है दोस्तों अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या। अगर हम 3D श्रेणी की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है वो दर्शाता है मैग्नीज Mn दर्शाता है, जो कि +2 से लगा करके +7 तक। ठीक है। अब इसके अलावा आप लास्ट में देखोगे तो +1 ऑक्सीकरण संख्या कॉपर, ओनली फॉर कॉपर दर्शा रहा है 3D श्रेणी में। तो 3D श्रेणी में कॉपर होता है, +1 ऑक्सीकरण दर्शाता है, बाकी कोई +1 ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता है। दोस्तों, इसमें अगर कॉमन बात करेंगे 3D श्रेणी में कॉमन ऑक्सीकरण संख्या कौन सी है, तो इसमें +2 और +3 होती है, वो कॉमन ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। अब मैं बात करता हूँ 4D श्रेणी की। दोस्तों, अगर मैं 4D श्रेणी की बात करूंगा तो इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, उसकी भी +3 ऑक्सीकरण संख्या होगी और लास्ट वाले की +2 हो जाएगी। इसमें भी जैसे कॉपर ने दर्शाया था +1, उसी प्रकार से जो सिल्वर होता है, Ag होता है, वो भी +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। और इसमें अगर अधिकतम की बात करेंगे तो इसमें अधिकतम हो जाएगा Ru अर्थात रूथेनियम। रूथेनियम होता है दोस्तों वो +2 से लगा करके +8 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, अर्थात अधिकतम दर्शाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो लिख लेनी है। ठीक है, जैसे रूथेनियम की बात करेंगे तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या कितनी दर्शाता है, +2 से लगा करके +8 तक दर्शाता है। और +1 कौन दर्शाता है, +1 दर्शाता है Ag। ठीक है, Ag जो कि +1 दर्शाता है। दोस्तों, इसमें बात करेंगे आगे आगे हो जाएगा 5D श्रेणी। 5D श्रेणी की अगर मैं बात करूंगा तो लेंथेनम होता है, +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। जिस प्रकार से Ag दर्शा रहा है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर Au भी +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। लेकिन इसमें फैक्ट की बात यह है कि इसमें मरकरी होती है, वो भी +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जो कि लास्ट वाला तत्व है। तो लास्ट वाला तत्व भी +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रहा है। दोस्तों, इसमें अगर अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो इसमें OS होता है, ओस्मियम होता है, वो +8 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। और अगर अधिकतम मतलब ज़्यादा अगर बात करेंगे, अधिकतम नहीं ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या जो दर्शाता है वो दर्शाता है Re अर्थात रोनियम। ठीक है, तो ये जो होता है +7 तक दर्शाता है। हालांकि ये कम है, संख्या में कम है, बट ज़्यादा दर्शाता वही है, +2 से लगा करके +7 तक। ओस्मियम सबसे अधिकतम बड़ी है ना, सबसे बड़ी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। इसमें मैंने आपको बताया जो खास बात है वो ये है कि जिसके नीचे अंडरलाइन खींची हुई है वो है इसकी अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या, और जो कोष्टक में लिखी हुई है वो है इसकी अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या। तो दोस्तों, इस प्रकार से परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते, अवस्था दर्शाते संक्रमण तत्व होते वो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों होता है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब दोस्तों हम समझते हैं आगे चुंबकीय गुण के बारे में, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। कोई भी परमाणु होता है दोस्तों, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या करता है, गति करता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होगा, वैद्युत ऋणावेश होता है, अर्थात उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसको बोल सकते हैं वैद्युत ऋणावेश होता है, जिसके कारण से दोस्तों क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
जब कोई परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, वैद्युत ऋण आवेश होता है, जिस कारण से वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। साथ ही दोस्तों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने स्वयं के अक्ष पर भी गति करता है और इससे भी क्या होता है, इस चक्रण से भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण दोस्तों हम कह सकते हैं कि पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है और पदार्थ एक नन्हे चुंबक, एक छोटे से चुंबक की भांति काम करता है, नन्हे से चुंबक की भांति। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो दोस्तों पदार्थ होता है वो भिन्न भिन्न व्यवहार को प्रदर्शित करता है और इन व्यवहारों के आधार पर जो पदार्थ होता है इनमें जो चुंबकीय गुण होगा उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से, तो पहला हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक, सेकंड हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक और थर्ड हम पढ़ेंगे लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। साथ में चुंबकीय आघूर्ण का मैं सूत्र बताऊंगा, तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हाँ दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं जो कि होगा प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक। दोस्तों प्रतिचुंबकीय नाम से वैसे क्लियर होता है, यहाँ पर होगा प्रति का मतलब होता है प्रतिकर्षित और चुंबकीय का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे पदार्थ होंगे जिनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित मतलब दूर हटना। जैसे अगर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊँ तो कुछ इस टाइप से, मान लीजिए हमारे पास में ये कोई पदार्थ है, हमको पता नहीं है, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है और यहाँ पर भी चुंबक है, इसको रखा है और इस चुंबक को हम पास में लाते हैं। तो दोस्तों इसको नॉर्थ साउथ मान सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें जो चुंबकीय बल रेखा निकलेगी वो इस पदार्थ से ऐसे प्रतिकर्षित होंगे, ऐसे, ठीक है, इसे सटेंगे नहीं, उससे प्रतिकर्षित होकर के जाएंगे। तो फिर ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दोस्तों ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है, युग्मित। जैसे कि अगर डी की हम बात करेंगे, डी जो कक्षक होता है, उपकोश होता है, उसकी अपन बात करते हैं तो उसमें 5 होते हैं कक्षक, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित होते हैं। कैसे होते हैं, युग्मित मतलब जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण से ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो स्कैंडियम +3 होगा, टाइटेनियम +4। स्कैंडियम +3 में से सारे इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित है वो निकाल लिए हैं और टाइटेनियम +4 इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो जो बाकी बचेंगे वो सारे कैसे होंगे, युग्मित होंगे। दोस्तों इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, अगर हम चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण इसमें 0 होता है। चुंबकीय आघूर्ण 0 क्यों होता है, क्योंकि ये दोस्तों डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उस बात पर चुंबकीय आघूर्ण निकलता है। बट यहाँ पर तो ऐसा कोई है नहीं, सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इस कारण से यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकीय आघूर्ण होता है कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, युग्मित पाए जाते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों सेकंड हो जाता है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों अनुचुंबकीय में क्या होगा, अनुचुंबकीय में अगर हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ होते हैं वो न तो ज़्यादा और न ही प्रतिकर्षित, मतलब बीच में आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने में या चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाता है Mn+2, Fe+2 और Cu+2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसा अभी आपको मैंने बताया ना, अयुग्मित मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए डी हमारे पास में कक्षक है, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 कक्षक होता है डी में, जिसमें अयुग्मित मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से ये चुंबक क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण भी निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। और इसकी जो गणना करते हैं दोस्तों वो हम करते हैं प्रचक्रण मात्र, स्पिन ऑनली इक्वेशन से हम इसका गणना करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। अब ये प्रचक्रण मात्र समीकरण क्या होती है वो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों
प्रचक्रण जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, समझिए ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो समीकरण हो जाती है प्रचक्रण मात्रा समीकरण। दोस्तों चुंबकीय गुण निकालने का समीकरण है म्यू बराबर रूट n+2 bm। यहाँ पर कौन कौन क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों म्यू है चुंबकीय आघूर्ण, n हो जाएगा दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके अलावा दोस्तों bm क्या है, तो bm को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। और दोस्तों ये क्या होता है, तो बोर मैग्नेटॉन होता है वो चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है इसका क्या होता है, मात्रक यूनिट होती है। ठीक है, तो पीछे bm लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, बोर मैग्नेटॉन। हम लोग अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें नोट बात एक ध्यान रखिए। नोट बात ये है कि यदि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है, ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू का जो मान होता है दोस्तों, वो मान क्या होता है, 1.73 bm होता है। अर्थात आप अंदाजा लगा सकते हो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसके थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर मान होगा। मतलब जैसे आपने देखा यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा म्यू का, ठीक है, वो कितना आएगा, 1.73 bm आएगा बोर मैग्नेटॉन। तो अगर 2 है तो 2 के ऊपर आएगा, 2 या तो 5 6 या 7 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब ऊपर ही आएगा, इसके बराबर ही आएगा हम कह सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सारणी बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सारणी में, जिसमें आप देख रहे हो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुसार जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, तो उसमें आपको जो मान मिलेंगे वो उनकी म्यू का मान मिलेगा, उनकी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके जस्ट पॉइंट के थोड़े से ऊपर ही मान मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट आगे टॉप पॉइंट को पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तीसरा, लोह चुंबकीय, जिसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। लोह चुंबकीय होते हैं वो एक्चुअली अनुचुंबकीय होते हैं, बट इसमें क्या होता है, एक विशेष गुण होता है, इस कारण से उसको अलग किया गया है। समझिए क्या है, वे पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र में अगर रखेंगे तो वो दोस्तों क्या होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। वहां पर आपको मैंने बताया था कि दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे थे जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो, लेकिन ये जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक वो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। और साथ में दोस्तों इनके अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका भी चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उस पर डिपेंड करेगा। दोस्तों इसमें खास एक बात है, समझिए ध्यान से क्या होता है, इनके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, आणविक चुंबक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे आणविक चुंबक पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आराम से ऐसे, ये जो चुंबक होते हैं आणविक चुंबक, जब चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तब ये अव्यवस्थित होते हैं, ऐसे ना, जहाँ तहाँ होंगे ऐसे। लेकिन जैसे हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये क्या करते हैं, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इनको बोला जाता है क्या, आणविक चुंबक। छोटे छोटे क्या होते हैं इनके अंदर, आणविक चुंबक होते हैं। ये जो आणविक चुंबक होते हैं दोस्तों, वो चुंबक क्षेत्र की जब अनुपस्थिति होगी तब ये क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने से जो एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, इस प्रकार से। फिर बाद में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं फिर भी इनके अंदर दोस्तों क्या होता है, गुण पाया जाता है। इस प्रकार से चुंबक की भांति गुण बना रहता है। वापस से इसको समझो, इनके अंदर छोटे छोटे आणविक चुंबक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अव्यवस्थित होते हैं। जैसे हम लोगों ने चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति करवाई तो ये दोस्तों एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बाद में चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं, ठीक है, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते दोस्तों की अनुपस्थिति, तब भी इनके अंदर क्या होता है, चुंबकीय गुण बना रहता है। चुंबकीय जो गुण होता है वो क्या होता है, बना रहता है।
फिर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वो फिर वापस से क्या हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर आयरन के ऑक्साइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है सातवां पॉइंट है दोस्तों रंगीन आयनों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। दोस्तों इसमें अगर बात करेंगे आयंस, तो आयंस का अगर मेन फंडे की बात करेंगे तो उनका मेन फंडा वही होता है कि संक्रमण जो धातु होते हैं उनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो ये उनको ऊर्जा कम चाहिएगी, जहां पर ऊर्जा कम चाहिएगी, क्योंकि हमने बात की थी कि n-1 डी और ns के मध्य जो एनर्जी अंतर होता है, एनर्जी गैप होता है, वो नगण्य होता है। तो एनर्जी कम चाहिएगी, तो फिर ये क्या करेंगे, दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य क्षेत्र का जो प्रकाश होता है इसमें ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे और ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। उसके बाद में जब वो वापस से आते हैं निम्न ऊर्जा स्तर में, तो ये फोटोन के रूप में, कलरों के रूप में क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, विभिन्न कलर प्रदर्शित करते हैं। इसमें समझिए आगे लिखा क्या है। दोस्तों डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ठोस, एक तो ठोस में जब इसके नेचर होता है धातु के रूप में, और दूसरा विलयन में, ये कैसा होता है, रंगीन आयन होते हैं। कैसा होते हैं, रंगीन आयन होते हैं। आयनों का जो रंगीन होने का जो कारण है वो कारण है अपूर्ण डी इलेक्ट्रॉन उपकोष। अपूर्ण डी इलेक्ट्रॉन, अपूर्ण होगा तो ही बात होगी, पूर्ण होगा फिर बात ही नहीं होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षकों में उत्तेजित होकर जाना, यही बात मैंने बोली, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, या चाहे तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा स्तर के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में उत्तेजित होकर जाना, ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है डी संक्रमण। इसको क्या बोलते हैं, अलग से डी ट्रांजिशन बोला जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को काफ़ी कम ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहिए, जो दृश्य क्षेत्र के प्रकाश को अवशोषित या शोषित करके प्राप्त कर लेते हैं और वापस ये उत्सर्जित करते हैं, तो वो फोटोन के रूप में, कलरों के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 खास बातें उसको ध्यान से समझिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर ये रंगीन लवण बनाते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या बनाते हैं, रंगीन लवण बनाते हैं। यदि डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होगा, मतलब कोई खाली नहीं होगा, तो पूर्ण भरा होगा तो ये कैसा बनाएंगे, कैसे होंगे, रंगीन होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, रंगीन, कलरलेस होंगे। इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कॉपर प्लस हो जाएगा, Ag प्लस हो जाएगा, Au प्लस हो जाएगा, जिंक +2 हो जाएगा। ठीक है, अगर डी कक्षक पूर्ण होगा तो रंगीन हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डी जो कक्षक होता है वो खाली होता है तो भी कैसे हो सकते हैं दोस्तों, रंगीन होते हैं। अगर डी कक्षक होता है, खाली होता है, तो भी कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने आगे भी देखे थे, वही है स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी आगे पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद में ये जो सामान्य गुण होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।